नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केंद्रहिस्ट्री.com पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास सिंगल लाइनर नोट्स पब्लिकेशन की, जो कि BS नेगी द्वारा लिखी है। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, KP नोटेल आदि को जाना जाता है। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण स्कैपर्स, छेनी आदि को इतिहासकारों ने फ्लेक वर्क के अंतर्गत रखा है। हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुआ और ठडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन काल से शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1856 ईस्वी को देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की थी। यहाँ से ये महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हरिद्वार के बहदराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज कब की गई? तो ये 1951 में हुई। 1953 ईस्वी को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहदराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृदभांडों की खोज की थी। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमार्क्स ओखली की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। महर उडियार रामगंगा घाटी में है और चित्रित दूसर मृदभांड के साक्ष्य HNBGU यानी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट आते यहाँ पे भारत में चित्रित दूसरे मृदभांड संस्कृति वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1988 ईस्वी को MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण से उत्पन्न करवाया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी को हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से था? तो ये मंगोली शैलचित्र का संबंध था नैनीताल जनपद से। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से एक ताम्र उपकरण की खोज हुई। मोरध्वज में, जो कि कोटद्वार पौड़ी के अंतर्गत आता है, में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में M मरखम द्वारा किया गया था। ठीक है, 1919-20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की खोज भी की थी। दयाराम साहनी हड़प्पा संस्कृति की खोज इनके द्वारा की गई। 14 नर्तकों का सुंदर चित्र कसार देवी, जो कि शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है, कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे महाश्म संस्कृति। तो महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई। यहाँ से लगभग 200 कप मार्क्स यानी जिनको बोलते हैं ओखली 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले। महाश्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। इसके द्वारा रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। कपमार्क्स का संबंध महाश्म संस्कृति से, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। किसने किया था? तो कार्नक ने किया था। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाश्म कालीन कपमार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया था। टोक एवं मूल्य जनजाति को महाश्म कालीन बताया था।
पश्चिमी रामगंगा घाटी की नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कप मार्क्स खोजे थे। कितने? 73 कप मार्क्स। देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी ने की। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं। गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नया घाटी में गवाड़ आदि स्थानों पर कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कटोच ने की। शिष्ट महाश्म संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने अखल आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कप मार्क्स कहे जाते हैं। तो लिटरली कप मार्क्स होते क्या हैं? विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने अखल आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में, आर्कियोलॉजिस्ट में क्या कहा जाता है? इन्हें कप मार्क्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो कोल जल प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में प्रथम आने वाली प्रजाति कोल को माना जाता है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में क्रूप व भद्दे थे। पुरासाहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंडा या सवर नाम से मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है। नेपाल में कोल या गणतंत्र के शासनों की जानकारी मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंडा जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्रजाति मानते हैं। नेक्स्ट आता हमारा किरात प्रजाति। तो कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नरे कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है और इनकी भाषा या बोली मुंडा या एवं इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। सत्तू जो बेसिकली किससे बनाया जाता है? आटे का बनाया जाता है, मक्के का बनाया जाता है। ठीक है। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक और आखेटक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लो केदार नामक स्थान में और जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है था। बाणभट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों की निवास की पुष्टि करती है और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा कि जॉर्ज गियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। जॉर्ज गियर्सन। इसके बाद आता हमारा खस प्रजाति। तो खस प्रजाति किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। ठीक है। तो खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? तो 1885 में किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। किसकी ओर से? कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज था और घर जमाई प्रथा एवं पशुबलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि टिकुआ प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो ये खस प्रजाति में पाई जाती है। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। तो झटेला किसे कहा जाता था? यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उससे पहले व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र संतान जो भी था उसको झटेला कहा जाता था। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि देवदासी प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? या तो ये थी खस प्रजाति में। गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय में हुआ। ठीक है।
देखते हैं दूसरी भोटांतिक या शोका प्रजाति। तो काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटे प्रजाति को शोका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 ईस्वी में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार की छूट प्राप्त हुई और भोटांतिकों की अनेक उपजातियां थीं जो निम्न है: गबरियाल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दताल आदि। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्ति एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवार के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रड़बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व प्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में है। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करती है। तो घबला देवता और घुरमा देवता, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो घुरमा देवता की पूजा कब करती हैं? वर्षा के लिए, और घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंच कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड इतिहास के कालखंड। तो उत्तराखंड इतिहास का विभिन्न कालखंडों में विभक्त है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जैसे कि भारतीय इतिहास को बांटा गया है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इसी तरह से उत्तराखंड के इतिहास को इस तरह से बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल अल्मोड़ा के कालामाटी व मल्ला पैनाले नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले। यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की और उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित उटली नामक स्थान से नीले रंग में शैलचित्र प्राप्त हुए। चित्रित प्राप्त शैल हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लाखू गुफा। तो लाखू गुफा की खोज 1968 ईस्वी में डॉक्टर MP जोशी ने लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेचिना के निकट दलबैन पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो लाखू गुफा कहाँ पर है? तो ये अल्मोड़ा जनपद में है और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और लाखू गुफा की खोज 1968 में किसने की थी? तो डॉक्टर MP जोशी ने की थी। लाखू गुफा में पशुओं व मानव के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। लाखू गुफा मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीम बेटिका शैलाश्रय से करते हैं और यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ था। लाखू उडियार के शैलचित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य यानी समूहबद्ध नर्तन या नर्तक मंडली है। ग्वारखे गुफा। तो ग्वारखे गुफा उत्तराखंड को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को कहा जाता है। ग्वारखे गुफा कहाँ है? तो ये चमोली के डूंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है ग्वारखे गुफा। और ये कौन सी गुफा थी? लाखू गुफा। इनमें कंफ्यूजन होता है। तो लाखू गुफा कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में सुयाल नदी के किनारे स्थित है। जबकि ग्वारखे गुफा कहाँ है? तो चमोली जनपद के डुगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ग्वारखे गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, जिनमें 8 चित्र पशुओं के व अन्य मानव आकृतियां हैं। ग्वारखा गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना अथवा घेरना है और मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। नेक्स्ट हमारा किमनी गांव। तो किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है।
पिंडर नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता हमारा मलारी गांव। तो मलारी गांव गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 व 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया जो चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी पशु वृषभ जुबा के तौर पर हुई। मलारी से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण के साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। ठीक है। मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड व रहते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला, जिसे आगरा भेजा गया था। शिवप्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार सावधानों की खोज की, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति के सावधान में बताया था। मलारी गांव के सावधान पहाड़ी काट कर बनाए गए थे और इन सावधानों में शवों के घुटने मोड़कर आधे मुंह लिटाया गया था। पहाड़ी काट कर बनाए गए थे। यहाँ पे देख देते हैं अल्मोड़ा के सावधान। तो अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जनल गांव के सावधानों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई। अल्मोड़ा के सनना व बसीड़ी गांव के ग्राम के सावधान की खोज भी यशोधर मठपाल ने की थी। सानना एवं बसीड़ी ग्राम से 2 प्रकार के सावधान प्राप्त हुए, शिष्ट एवं अर्न बैरियल। शिष्ट एवं अर्न बैरियल। यहाँ पे लोएथाप देख लेते हैं। तो लोएथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग में चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुई और लोएथाप का अर्थ रक्त चित्र होता है। लोएथाप का अर्थ क्या होता है? रक्त चित्रित होता है। लोएथाप के शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा पेटसाल और फड़कानौली। तो फड़कानौली की खोज 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। पेटसाल की खोज 1989 में यशोधर मठपाल ने की। अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग की मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई। कत्थई रंग की ये दोनों स्थल सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। अल्मोड़ा के फड़कानौली से 3 शैलाश्रयों की खोज हुई। नेक्स्ट आता हमारा फल सीमा। तो फल सीमा अल्मोड़ा के फल सीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए। फल सीमा से में 2 चट्टानें जिन पर 2 कपमार्क्स बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बनकोट। तो पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज 1980 में हुई और बनकोट से प्राप्त उपकरणों को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट जो कि पिथौरागढ़ में एवं भादराबाद हरिद्वार में अन्य स्थानों से भी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो में।